हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेकेएस एग्ज़ाम कराकर। और लास्ट लेक्चर में हमने अपने बायो के एमसीक्यूज स्टार्ट किए थे। उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम 200 एमसीक्यूज करेंगे बायो के, लेकिन यहाँ पर इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम अप्रॉक्सीमेटली 300 एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि बायो के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पूछे जाते हैं। सो वी फाउंड सम मोर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो इसीलिए हमने 300 एमसीक्यूज इसमें क्या किए, ऐड ऑन कर दिए हैं। ठीक है, नाउ अब जो भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको मॉक टेस्ट देने हैं, वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जेके एग्ज़ाम कराकर। और उसके बाद आपको कोई भी क्वेरी चाहिए हो, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और बाकी जिसको मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं वो ऐप डाउनलोड कर लें और मॉक टेस्ट वहाँ पर दे दें। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली सारे विटामिन्स के नाम बताए थे, कुछ जो रह गए होंगे। मैंने आपको बताया था कि विटामिन्स जो होते हैं वो दो काइंड्स के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? वो होते हैं जो हमारी बॉडी डेली इनटेक करती है और वो हमारी बॉडी में कहीं पर स्टोर नहीं होते हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन विटामिन्स एक्चुअली होते क्या हैं? वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं करती है, हमें उन्हें बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B2 का नाम क्या है। ठीक है, विटामिन B2 का नाम क्या है? विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है विटामिन B2 का नाम? राइबोफ्लेविन। देखो, आपको मैंने बताया था पहले भी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन है, जैसे B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12। तो ये मैंने सारे आपको बताए थे। तो इसमें अब B2 का नाम पूछा गया, यानी इसका केमिकल नेम पूछा गया। तो B2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब अगर बाकी ऑप्शंस देख लो, इनमें से आपको कोई दिख रहा है कोई और विटामिन? देखो, यहाँ पर एक और विटामिन है थायामीन। ठीक है, तो ये थायामीन जो है वो विटामिन B1 का केमिकल नेम है। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड होता है, तो ये जो दोनों है हीमोग्लोबिन और डेक्सट्रोस, ये तो शुगर हो गई। ये क्या है? ये हमारे विटामिन नहीं है। हमारे विटामिन यहाँ पर दो है, B1 और B2। B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, now the next question is which of the following is necessary for digestion of food। अब हमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इन चारों ऑप्शंस में से हवा, पानी, एंजाइम और मिनरल, ठीक है, इनमें से हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट हम करते हैं उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें से। ठीक है, तो अब मुझे बताओ हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो हमारे को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हमें डाइजेशन में क्या हेल्प करता है? डाइजेशन में हमें एंजाइम्स हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन हेल्प करते हैं हमें डाइजेशन में? एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर द काइंड ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? जितनी भी रिएक्शंस, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है, उसको क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स क्या होते हैं? जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, यानी कि जिसमें हमारे जो हम स्टार्च लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो आगे जाके कन्वर्ट होते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो उनको मतलब स्पीड अप करने में, उन रिएक्शंस को हेल्प करने में काम कौन करता है? एंजाइम काम करता है। ठीक है, तो एंजाइम क्या होते हैं? ये हमारे हमें कैटालाइज करते हैं हमारी रिएक्शन को। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कैटालिस्ट होते हैं, जो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करते हैं और हमारे को खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, now the next question is saliva secreted from mouth digest। देखो, जो saliva हमारे माउथ में सिक्रीट होता है, you all know what is saliva, तो वो जो सिक्रीट होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, वो क्या डाइजेस्ट करता है? सॉरी, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो जो सलाइवा हम माउथ से सिक्रीट करते हैं वो डाइजेस्ट क्या करता है? क्या वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, क्या वो स्टार्च डाइजेस्ट करता है, क्या वो फैट डाइजेस्ट करता है, या विटामिन डाइजेस्ट करता है? देखो, जो सलाइवा होता है, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, वो क्या डाइजेस्ट करता है? वो स्टार्च डाइजेस्ट करता है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। एज सून एज वी इनटेक द फूड, तो डाइजेशन का प्रोसेस वहीं पर स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा में एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमाइलेस। ठीक है, एमाइलेस क्या करता है? कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेस। ये क्या करता है? ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। अब ये स्टार्च क्या है? स्टार्च क्या है? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हमें पता है कि जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसको क्या होता है? उसको सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट होना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। तो सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करने के लिए जो सलाइवा है वो क्या डाइजेस्ट करता है? स्टार्च। क्योंकि सबसे पहले हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वही कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? सिंपलर शुगर्स यानी ग्लूकोज में चेंज होता है, जिससे हम एनर्जी लेते हैं। तो सलाइवा क्या करता है? डाइजेस्ट स्टार्च। ठीक है, स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द स्टोमक ऑफ मैन। अब ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और सबको भी पता है कि हम मैन की बॉडी में क्या मिलता है, यानी हम लोगों की बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ऐसा कौन सा एसिड होता है जो प्रेजेंट होता है। तो स्टोमक में वो कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया उनको किल करता है और हमारे स्टोमक को न्यूट्रलाइज रखता है, और जितना भी हमने डाइजेस्ट किया होता है फूड उसको हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक है, क्लियर। नाउ the next question is which of the following organs convert glycogen into glucose and purifies the blood। ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा हमारा ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन पूछा गया है, कोई टिश्यू नहीं पूछा गया है, कोई एंजाइम नहीं पूछा गया है, ऑर्गन पूछा गया है। तो ऑर्गन्स में से हमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ग्लाइकोजन, ठीक है, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जो भी हम कॉम्प्लेक्स शुगर लेते हैं, उसको क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जब हम लिए, जब वो कन्वर्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं। तो वो ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, जब वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ग्लूकोज जब एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है। ठीक है, और जब वो ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है तो हमारे ब्लड को क्या करता है, प्योरीफाई करता है। तो इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में पहले कन्वर्ट करता है, उसके बाद ब्लड भी प्योरीफाई करता है। तो कौन सा वो सा ऑर्गन है जो ये वाला काम करता है, दिस इज लीवर। ठीक है, कौन है वो, लीवर। लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ऑर्गन, याद रखना यहाँ ऑर्गन पूछा गया है। तो लीवर जो है वो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, और फिर उसके बाद हमारे जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। सबसे ज्यादा स्वीट शुगर कौन सी है, देखो सबसे ज्यादा स्वीट शुगर कौन सी है, फ्रुक्टोस। ठीक है, ग्लूकोज तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो ज़्यादा स्वीटेस्ट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा शुगर मीठी होती है, जो स्वीटेस्ट है, वो फ्रक्टोस है। फ्रक्टोस को कॉमन लैंग्वेज में फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर। और जो ये फ्रूट शुगर है ना, ये क्या करती है, ये नेचुरली हमें किस में मिलती है, फ्रूट्स में मिलती है। नेचुरली अकरिंग एजेंट है जो हमें फ्रूट्स में मिलता है, एंड दिस इज द स्वीटेस्ट। यानी कुछ प्लांट जैसे हनी है ना, उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। तो जो नेचुरली अकरिंग शुगर है वो कौन सी है, हमारी फ्रुक्टोज है, और ये सबसे ज़्यादा स्वीट है, और इसका नाम क्या है, कॉमन फ्रूट शुगर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्वेश्चन है। अब इस स्टेटमेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें आपको पूछा है, नो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टमक। ठीक है, स्टमक की बात की गई है और पूछा क्या गया है, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो स्टमक के बारे में करेक्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, नहीं है, सही नहीं पूछा गया, गलत पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है। ठीक है, इधर पूछा क्या, स्टमक एक्ट एज अ टेम्परेरी रिजर्वायर। क्या वो टेम्परेरी रिजर्वायर है, यस, वो कुछ टाइम के लिए हमारा खाना जो है वहाँ पर स्टोर करता है, तो यस इट इज़ अ टेम्परेरी रिजर्वायर, ये ठीक है। स्टमक मिक्सेस फूड विद गैस्ट्रिक जूस। क्या स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड को मिक्स करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं, तो उसके साथ हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। स्टमक सिक्रेट्स लाइपेस, लाइपेस नहीं है, इट्स लाइपेस, एंड एमाइलेस इन गैस्ट्रिक जूस। स्टमक क्या लिपेस और एमाइलेस एंजाइम जो है उसको सिक्रेट करता है, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। रेट ऑफ स्टमक एम्प्टिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड। जो रेट होता है स्टमक का जब हमसे हम खाली करता है अपना खाना, तो वो डिपेंड किस पे पड़ता है, किस हिसाब का खाना खाया है। अगर ज़्यादा कैलोरीज वाला खाया है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाया, ज़्यादा प्रोटीन्स वाला खाया, तो हर एक का अलग अलग रेट होता है जिसके हिसाब से वो अपना मतलब खाली होता जाता है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अब ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों ठीक हैं, लेकिन जो ये गैस्ट्रिक जूस वाली स्टेटमेंट है ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि जो स्टमक होता है वो फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स नहीं करता है, वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करता है। ठीक है, उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है ना स्टमक, वो गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक है, तो स्टमक सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड को मिक्स नहीं करता है, वो सबसे पहले किसके साथ मिक्स करता है, डाइजेस्टिव जूस के साथ करता है। और डाइजेस्टिव जूस में क्या होता है, हमारे पास एसिड्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एसिड और
एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो ये कन्वर्ट करता है। तो हमेशा याद रखना कि स्टोमक सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड को मिक्स नहीं करता है, वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करता है। क्लियर? नाउ we'll move on to the next question. अब यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। देखो अब दोबारा ऑर्गन के बारे में पूछा गया है, किसी हमारे को टिश्यू के बारे में नहीं पूछा गया, या एंजाइम के बारे में नहीं पूछा गया है। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो फैट को ब्रेक डाउन करता है और कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है? ठीक है, क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है और कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। देखो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये एक वैक्सी सबस्टांस है। ठीक है, ये क्या है? एक वैक्सी सबस्टांस है जो हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और हमारी बॉडी को जो है वो कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? ताकि वो जितने भी हेल्दी ब्लड सेल्स हैं उनको बना सके। ठीक है, हेल्दी सेल्स बना सके। तो अगर ज़्यादा हम इनटेक कर लें कोलेस्ट्रॉल का, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाए तो उससे हमें हार्ट डिजीजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मतलब लिमिटेड क्वांटिटी, एक जो राइट प्रोपोर्शन है उसमें बनना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो फैट को ब्रेक करता है, फिर उसके बाद क्या करता है? उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। तो फैट आपको पता है कि कहाँ पर स्टोर होता है, हमारे कौन से ऑर्गन में स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। तो फैट कहाँ पर ब्रेक डाउन होगा? लीवर में ही होगा। तो कोलेस्ट्रॉल में जब चेंज होता है तो कौन सा ऑर्गन करेगा उसको चेंज? लीवर। ठीक है, कौन सा ऑर्गन करेगा? लीवर। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज। ठीक है, विटामिन बी जो है वो क्या, उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो वो कौन सी डिजीज कॉज करती है? क्या वो स्कर्वी कॉज करती है, डर्मेटाइटिस कॉज करती है, बेरी कॉज करती है, या फाइकोडर्मा कॉज करती है? देखो स्कर्वी तो मुझे लगता है हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। स्कर्वी जो है वो एक स्किन डिजीज है और किसकी वजह से होती है? जब हमारे को विटामिन किसकी कमी हो जाती है? ये आप लोग बताओगे, अब मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बेरी हो जाती है। ठीक है, इसमें लेग पेन स्टार्ट हो जाती है और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हाथों पे लेशंस जैसे हो जाते हैं। तो ये जो होती है विटामिन बी की कमी की वजह से हमें कौन सी डिजीज होती है? बेरी डिजीज होती है। और स्पेशली विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से जो होती है वो हमें बेरी होती है। अब स्कर्वी जो है मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट कि स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर पूछा गया है कि हार्मोन इंसुलिन जो है, ठीक है, ये क्या है? हार्मोन इंसुलिन क्या है? क्या ये ग्लाइकोलिपिड है, या ये फैटी एसिड है, या ये पेप्टाइड है, या ये स्टेरॉल है? ठीक है, तो आप याद रखना इंसुलिन क्या होता है हमारे बॉडी में। इंसुलिन का काम क्या होता है? वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ब्लड शुगर लेवल को जब कंट्रोल करता है तो वो क्या होता है? हार्मोन इंसुलिन हमारा पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है, क्या होता है? पेप्टाइड हार्मोन होता है। पेप्टाइड हार्मोन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन हार्मोन। पर इसमें क्या होता है, जैसे प्रोटीन्स जो होते हैं वो किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं? अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और उनकी जो चेन होती है वो काफ़ी लंबी होती है अमाइनो एसिड्स की। लेकिन पेप्टाइड हार्मोन में क्या होता है, इनकी जो चेन होती है अमाइनो एसिड्स की वो शॉर्ट होती है इन कंपेरिजन। ठीक है, और ये पेप्टाइड हार्मोन करते क्या हैं? ये हमारे मसल जो है, मसल सेल्स जो हैं उन मसल ग्रोथ करते हैं। ठीक है, मसल ग्रोथ करते हैं और कॉर्टिकोट्रोफिन को भी रिलीज करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन जो होता है वो क्या करता है? सिक्रीट करता है, स्ट्रेस भी रिलीज करता है। उसके बाद उसमें हमारा क्या हो जाता है, मतलब एडिक्शन जो होती है, डिप्रेशन जो होती है, इन सब चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है, तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन करता है। खैर ये अभी आपको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप सिर्फ इतना याद रखो कि पेप्टाइड जो होता है ये क्या करता है? स्टिमुलेट, इट ऑल्सो प्रमोट्स मसल ग्रोथ। ठीक है, ये क्या करता है? हमारी मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है, और इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन हार्मोन जिसकी जो अमाइनो एसिड की लेंथ होती है इन कंपैरिजन टू प्रोटीन्स वो क्या होती है? शॉर्ट होती है। ठीक है, तो हार्मोन इंसुलिन क्या है? हमारा पेप्टाइड हार्मोन है। अब यहां पर पूछा गया है हमसे, अब आपको बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सा जो है वो एंजाइम नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम? एंजाइम मैंने आपको बता दिया बायोकैटलिस्ट होते हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं उनको क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम नहीं है। अब इसमें से जो एंजाइम नहीं, क्या वो टाइलिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, या ऑक्सीटोसिन है? ठीक है, देखो टाइलिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये सारे हमारे एंजाइम्स हैं।
ठीक है, ये क्या है, एंजाइम्स हैं और ये क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। जो ऑक्सीटोसिन है, ये ऑक्सीटोसिन क्या है, ये हमारा हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन क्या है, हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है और उसके बाद ये वहाँ से क्या करता है, रिलीज होता है। और इसको रिलीज कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इसको रिलीज करता है। और किस में रिलीज करता है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है ये एक हार्मोन है, ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब ये प्रोड्यूस हो गया फिर इसको रिलीज भी करना होता है वहाँ से, तो इसको रिलीज कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इसको रिलीज करता है। कहाँ पर रिलीज करता है, ब्लड में रिलीज करता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या है हमारा, वो हार्मोन है। अब टाइलिन आपको पता है, टाइलिन क्या था, ये सेलिवरी ग्लैंड्स जो हमारा एंजाइम सिक्रीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं। उसके बाद हमारा पेप्सिन है। इस पेप्सिन जो है ये स्टोमक का एंजाइम है, ये क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, टाइलिन जो है वो सेलिवरी ग्लैंड है, पेप्सिन जो है स्टोमक एंजाइम है, ये हमारा किसको हेल्प करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है, जो अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स हैं उनको क्या करता है, कट शॉर्ट करता है। ठीक है, उनको क्या करता है, कट शॉर्ट करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, टाइलिन जो है ये सारे एंजाइम्स हैं। जो एंजाइम नहीं है इसमें से वो ऑक्सीटोसिन है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या है, ये एक हमारा हार्मोन है विच इज रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, ये एक क्वेश्चन ऐसा आ गया है रिलेटेड टू वेन डायग्राम। ठीक है, हम इसको वेन डायग्राम बनाकर भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है एंजाइम एंड प्रोटीन, एंजाइम और प्रोटीन, ठीक है, कैन बी को रिलेटेड विद ईच अदर इन फॉलोइंग वेन्स। मतलब एंजाइम है और प्रोटीन है, एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट है, प्रोटीन्स क्या है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ को रिलेटेड हो सकते हैं। किस वे में, क्या सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स हैं। मतलब अगर हम इसको वेन डायग्राम की तरह से देखें तो इसमें बोला गया है जितने भी प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स हैं। क्या जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि ऑल एंजाइम्स, ठीक है, आर प्रोटीन्स, जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट इसमें बोला गया है ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स, जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स नहीं हैं, ये बोला गया। ठीक है, और नेक्स्ट में बोला गया ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम्स। अगर हम इसको देखें कि ये सारे प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन सारे बाहर हैं, तो सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम ये बोल सकते हैं, और ऐसे भी ये एक जो है फैक्ट है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, प्रोटीन्स से आते हैं। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन जितने सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स नहीं होते हैं। सारे प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स नहीं है, लेकिन सारे एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। तो अब हमने देखना है कि इसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 1 and 3 ओनली, नो। क्या ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, ये सही है। जब हमने 1 ही देख लिया तो ये सही नहीं है। 2 है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यस ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, तो ये भी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑल एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स है। ये तो इन्होंने ऑपोजिट बिल्कुल बोल दिया, तो ये स्टेटमेंट नहीं सही होगी। एंड द लास्ट वन इज ऑल प्रोटीन और नॉट एंजाइम्स, जो सारे प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स नहीं है। ठीक है, सारे प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स नहीं है, लेकिन सारे एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, 2 and 4। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है, जो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल proteins are not enzymes. Clear? Next question है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। एनर्जी किस लिए चाहिए होती है, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, और ये कौन से प्रोसेस से हम ऑब्टेन करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि हमारी बॉडी में वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, है ना। मेटाबॉलिज्म का मैंने आपको बोला था कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जितना भी फूड हम डाइजेस्ट करते हैं, हमारी बॉडी में वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो उसको क्या करती है, एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो एनर्जी जो है हमें बॉडी मेंटेनेंस के लिए चाहिए, लाइफ मेंटेनेंस के लिए चाहिए। तो वो कौन से प्रोसेस से आ रही है हमारे पास वो आ रही है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से। किसके प्रोसेस से आ रही है, मेटाबॉलिज्म। क्योंकि मेटाबॉलिज्म का मतलब ही क्या है कि जो फूड हमने डाइजेस्ट किया उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने
एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो उसी रिएक्शन को, उसी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। अब यहाँ पर फेगोसाइटोसिस है। फेगोसाइटोसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया होता है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें तो नहीं चाहिए। फोटो रेस्पिरेशन आपको पता है क्या होता है, डिकम्पोजिशन भी आपको पता है, फीडिंग ऑन डिकेइंग डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो उसको डिकम्पोज करना, तो ये सब क्या है, लाइफ मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी नहीं है। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए, यानी जिससे हम अपनी बॉडी मेंटेन कर सकते हैं जिस एनर्जी से, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू आती है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ, ग्लूकोज क्या है? ठीक है, ग्लूकोज हमें पता है कहाँ से आता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोजन कहाँ से आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ही हमारी बॉडी में जो है वो मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारी बॉडी में 50 to 75% ऑफ द एनर्जी कहाँ से आती है, कार्बोहाइड्रेट से आती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, क्या वो पेंटोज, देखो है तो वो शुगर है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको बताया था मोनोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स हैं। क्या वो पेंटोज शुगर है, क्या वो हेक्सोज शुगर है, क्या वो टेट्रोज शुगर है, क्या वो डायोज शुगर है? देखो पेंटो मीन्स 5, हेक्सो मीन्स 6, टेट्रो मीन्स 4 एंड डायो मीन्स 2। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है? देखो अब ये 2, 4, 6, 3 है, क्या है ये, क्या है इसमें, मतलब इसका कहने का मतलब है कि इसमें कितने कार्बन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं? ग्लूकोज में 6 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला जो है वो होता है C6H12O6। तो हम इसको किस बेसिस पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि उसमें कितने कार्बन्स हैं, उस बेसिस पे हम उसको बोलते हैं कि ये पेंटोज है, हेक्सोज है, टेट्रोज है, डायोज है। तो कितने हैं? 6 है। तो 6 के साथ टर्म कौन सी होती है? हेक्सोज। तो ग्लूकोज क्या है? हमारी हेक्सोज शुगर है। हेक्सोज शुगर क्यों है? क्योंकि इसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनर्जी इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन फॉर्म ऑफ, एनर्जी जो होती है लीवर और मसल्स में स्टोर होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा पीछे क्वेश्चन में कि हमारा जो फैट्स हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं। तो फैट्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं, पहले किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं। तो जो लीवर और मसल्स में जब ये एनर्जी स्टोर होती है तो किस फॉर्म में होती है? क्या ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है या ये ग्लूकोज के फॉर्म में होती है? तो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ता है? पहले सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है। तो फैट जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, ये भी नहीं आएगा। प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और वही ग्लाइकोजन हमारा कहाँ पर स्टोर होता है? लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। देखो हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज जो प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, हर टाइम एनर्जी यूज़ नहीं कर रही होती है। तो जब वो एनर्जी यूज़ नहीं कर रही होती है, ठीक है, तो वो जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर्ड फॉर्म में हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है। उसको उस टाइम पर क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन फॉर्म ऑफ, तो एनर्जी जो हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर होगी वो किस फॉर्म में स्टोर होगी? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ दोबारा से इसको बैक करके वीडियो देखो। इसमें ये बोला गया है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि लीवर में क्या होता है? फैट स्टोर होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमारे जितना भी कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी लेते हैं, जो एनर्जी कन्वर्ट होती है, जो ग्लूकोज बनता है जिससे, ठीक है, एनर्जी क्या है? हमारी ग्लूकोज है। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी हर टाइम एनर्जी यूज़ तो नहीं कर रही होती ना, तो कुछ एनर्जी जो होती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो वो स्टोर कहाँ पर होती है? जब वो स्टोर होती है, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे होते, जब जिस फॉर्म में वो स्टोर होती है उस फॉर्म को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजन बोला जाता है। तो एनर्जी जो है लीवर और मसल्स में स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, इसके रिलेटेड आगे 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो है हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में होती है? क्या वो पेनक्रियाज में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, या स्टमक में होती है? देखो सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन है वो हमारी बॉडी में कौन से पार्ट में होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। किस में होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा क्या होती है? डाइजेशन होती है। वो क्यों होती है मैं आगे बताती हूँ। In human digestive system, the process of digestion start in,
अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये पीछे भी मैंने एक क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में एज सून एज वी इनटेक द फूड वहीं पर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सलाइवा के साथ फूड मिक्स होना स्टार्ट होता है, ये आपको पता है कि जब सलाइवा के साथ फूड मिक्स होता है और उसके बाद जब हम उसको स्टोमक में लेते हैं तो उसको बोलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलस। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो एंजाइम्स रिलीज करना स्टार्ट करते हैं और हमारा फूड उसके साथ मिक्स होना स्टार्ट करता है, तो डाइजेशन का प्रोसेस वहीं पर स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ को यहाँ पर क्या बोला जाता है? बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी। ठीक है, ईसोफेगस आपको पता है कि क्या होती है? हमारी फूड पाइप। उसके बाद ड्यूडनम जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक यू ऑल नो, लेकिन जो स्टार्ट होता है डाइजेशन का प्रोसेस वो कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है? इट स्टार्ट्स इन बक्कल कैविटी। अच्छा, अब ये आया क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन। अब यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब बाय ब्लड। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है वो कौन से पार्ट से आते हैं एलिमेंट्री कैनाल के? सबसे पहले हमने देखा कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, तो मतलब अगर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन वहाँ पर हो रही है तो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं वो भी कहाँ से आएंगे? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से आएंगे। ठीक है, और जब उनको स्मॉल इंटेस्टाइन से हम ज़्यादा एलिमेंट लेते हैं तो कहाँ से आ रहे हैं वो, और वो जब हम उसको लेते हैं वहाँ से तो वो कहाँ पर जाते हैं? ब्लड में जाते हैं। तो ले कहाँ से रहे हैं हम? मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट। हम वहाँ से मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट लेंगे जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कहाँ पर होती है? हमारी बॉडी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं जिनको बोला जाता है, फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज जीजनम एंड द थर्ड पार्ट इज इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम में क्या होता है? बाइल जो होता है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, मैक्सिमम बाइल यहाँ पर सिक्रीट होता है और डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो इसी पार्ट में एंटर करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? बाइल सिक्रीट होता है, यानी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होती है बाइल की इधर होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस भी जो होते हैं वो इसी पार्ट में एंटर करते हैं। अब हमें पूछा जा रहा है कि ब्लड में कहाँ से जाता है मैक्सिमम न्यूट्रिएंट? अगर हम देखा जाए तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन के भी एक पार्ट से जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा पार्ट है? वो जीजनम है। ठीक है, वो कौन सा पार्ट है जहाँ से मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अंदर से जाते हैं? तो वो जीजनम से जाते हैं। जीजनम में क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको क्या बोला जाता है? विलाई एंड माइक्रोविलाई। ठीक है, ये क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये क्या करती हैं? फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? हम जीजनम से लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हम वहीं से लेंगे जहाँ ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रही है? ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट है जो एंजाइम हमारे सलाइवा में फाउंड होता है। ये हम पहले भी बहुत बारी पढ़ते आए हैं। हमारा सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है वो कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। ठीक है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? टाइलिन है। रेनिन, टेनिन, रेजिन, ये रेनिन क्या होता है? ये एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम है। ये हमारे स्टमक में होता है। टेनिन जो है ये भी स्टमक में होता है। रेजिन जो है आपको पता है कि सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, विस्कस काइंड ऑफ सब्सटेंस। तो जो एंजाइम हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सलाइवा के बारे में पूछा जा रहा है, तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? इट इज टाइलिन। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, TYALIN होता है, PTYALIN। द विटामिन मोस्ट रीडिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा गया है, ऐसा विटामिन जो जब हम उसको ज़्यादा हीटअप करेंगे यानी एक्स्ट्रा कुक करेंगे, ओवर कुक करेंगे, तो हीट से वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो कौन सा विटामिन है? वो विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड किसका साइंटिफिक नेम है? इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी। तो हमेशा याद रखना, विटामिन सी को अगर हम कुक करें तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है उसमें से, मतलब उसको जो सोर्सेज जहाँ से हमें विटामिन सी मिलता है अगर हम उनको हीट करें तो उसमें से विटामिन सी जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमें उसमें से फिर विटामिन सी नहीं मिल पाता। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन जो है वो किसका नाम है? केमिकल, इट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2।
टोकोफेरोल किसका है? विटामिन ई का, सॉरी। और थायामिन जो है इट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1, ठीक है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी इसमें, और ये पहले भी मैं काफ़ी बारी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हीट से डिस्ट्रॉय होता है, तो वो कौन सा है? हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। अब यहाँ पर पूछा गया है हमारी फाइबर डाइट में क्या होता है। देखो फाइबर डाइट में क्या होता है, फाइबर आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को नेसेसरी तो होता है, लेकिन हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो फाइबर डाइट में मोस्टली क्या होता है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसमें किसका कंटेंट होता है? कि उसमें ग्लाइकोजन होता है। देखो ग्लाइकोजन तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट से आता है, तो वो ग्लाइकोजन जो है फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उससे एनर्जी मिलती है, तो ये तो हो नहीं सकता। सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टार्च जो हमें प्लांट मिलती है। तो सेल्यूलोज एक ऐसा मतलब डाइट है जो फाइबर में इंक्लूड होती है, ठीक है। सेल्यूलोज जो होता है वो फाइबर डाइट में इंक्लूड होता है, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो फाइबर डाइट में क्या इंक्लूडेड होता है? सेल्यूलोज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। दिस इज एक्चुअली नॉट वाटर बट फ्लूइड इज, ठीक है। क्या होता है, हमारे को जब कुछ खाने का मन करता है, जब हम किसी खाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो जो पानी आता है वो एक्चुअली वाटर नहीं होता, हमारे मुंह में पानी कहाँ से आएगा? तो वो एक फ्लूइड होता है जो कहाँ से आता है, कौन उस फ्लूइड को रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय सेलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। उस फ्लूइड को कौन रिलीज करता है? सेलिवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पर असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। पहला जो पार्ट है उसमें असर्शन दिया और सेकंड पार्ट में हमें रीजन दिया है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऑप्शंस देख के हम बताएंगे, ठीक है। असर्शन में इन्होंने बोला है इन ह्यूमन बॉडी लीवर हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि लीवर का इंपॉर्टेंट रोल होता है फैट डाइजेशन में। ये तो हमने देखा कि फैट डाइजेशन में लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये असर्शन तो ट्रू है। अब हम देखते हैं इसका रीजन क्या है। लीवर प्रोड्यूसेस टू इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लीवर जो है वो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, इस वजह से क्या है कि इंपॉर्टेंट रोल है लीवर का डाइजेशन में। देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो पहला असर्शन है वो सही है, लीवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट डाइजेशन में, लेकिन जो लीवर है वो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं करता है। लीवर कभी भी फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो होते हैं वो कौन रिलीज करता है? वो पेनक्रियाज रिलीज करते हैं, लीवर नहीं करता है। तो ये रीजन जो है ये गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखो हमने ऑप्शंस हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जब हमें पहले ही पता चल गया कि लीवर का रोल है ये तो सही है, लेकिन लीवर जो है वो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया जब वो करता ही नहीं है तो ये सेकंड जो रीजन है इसका वो गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट हेल्दी एडिबल ऑयल फॉर हार्ट। देखो हार्ट के लिए सबसे अच्छा एडिबल ऑयल कौन सा? एडिबल विच वी कैन कंज्यूम, तो वो हम सबको पता है कि कौन सा है? ऑलिव ऑयल, ठीक है। विदाउट इवन नोइंग द ऑप्शन वी कैन से ऑलिव ऑयल जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑलिव ऑयल ट्राई करना चाहिए कि हम उसको अपने खाने में यूज़ करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि जब डाइजेशन हो जाती है, जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं डाइजेशन के बाद? अमाइनो एसिड में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर डाइजेशन? अमाइनो एसिड में। देखो फैट किस में कन्वर्ट होता है? फैट खुद भी एक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फैट कन्वर्ट होता है, प्रोटीन फैट में कन्वर्ट नहीं होते। फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, फिर हम उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी उसको यूज़ कर पाती है। तो ग्लूकोज जो होता है वो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें जब सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर हमें जब एनर्जी मिलती है उसको ग्लूकोज बोलते हैं। तो प्रोटीन्स जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। उसके बाद अमाइनो एसिड्स किस में कन्वर्ट होते हैं फिर वो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन, ठीक है। जो फैट्स है बॉडी में वो कहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। तो फैट कहाँ पर स्टोर होता है? हम ह्यूमन बॉडी में फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू में
स्टोर होता है, ठीक है। हमारे स्किन के नीचे एक टिश्यू होता है, यानी डर्मिस, स्किन इज नोन एज डर्मिस। डर्मिस के नीचे एक टिश्यू होता है जिसको बोला जाता है एडिपोस टिश्यू, और एडिपोस टिश्यू में हमारी बॉडी का जितना भी फैट है वो क्या होता है, स्टोर होता है। तो ह्यूमन बॉडी में फैट्स कहाँ पर स्टोर होते हैं, एडिपोस टिश्यू में, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ लीवर लग रहा होगा तो लीवर जो है वो फैट को स्टोर करता है, ठीक है। पर जो फैट स्टोर करता है वो हमारा एडिपोस टिश्यू फैट को स्टोर करता है, लीवर जो है वो उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा पेयर जो है वो सही से मैच नहीं किया है। विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन होता है, यस। विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यस। विटामिन E को अल्फा टोकोफेरॉल बोलते हैं, यस। विटामिन D सनशाइन। देखो अगर हम इसको ऑप्शंस में देखें तो विटामिन D जो होता है वो सनशाइन विटामिन बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर अगर हम पहले 3 ऑप्शंस देखें उसमें उनके केमिकल नेम बोले हैं, तो यहाँ पर विटामिन D का केमिकल नेम नहीं बोला है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। पूछा तो हमें यहाँ पर गलत है, तो हमें सही ऑप्शन लगाना है। तो यहाँ पर विटामिन D जो है उसको सनशाइन नहीं बोला गया, यही करेक्टली मैच नहीं है। क्यों? क्योंकि विटामिन D का जो केमिकल नेम है वो कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D भी आगे 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। विटामिन D2 और विटामिन D3। एक को बोला जाता है कोल कैल्सीफेरॉल और एक को बोला जाता है अर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D जो है वो भी D2 और D3 टाइप का होता है। एक को अर्गो कैल्सीफेरॉल बोला जाता है और एक को कोल कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। तो करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? विटामिन D। इसको सनशाइन नहीं, इसको कैल्सीफेरॉल बोलेंगे। In which of the following organ carbohydrate is stored as glycogen? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कौन से ऑर्गन में स्टोर करता है? वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर करता है, ठीक है। लीवर और मसल्स में क्या होता है, हमारा जो स्टोर्ड फॉर्म होती है ग्लूकोज की, वो इंटरकनेक्टेड जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं। जो हम ग्लूकोज हम एनर्जी उस टाइम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो जो एनर्जी हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कहाँ पर स्टोर हो जाती है? लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाती है। तो लीवर और मसल में क्या स्टोर होता है? हमारा ग्लाइकोजन, ठीक है। मेल एनोफ्लीज मस्किटो फीड्स ऑन। देखो हमने फीमेल एनोफ्लीज मस्किटो के बारे में बहुत बारी सुना है। जो फीमेल एनोफ्लीज होती है वो क्या करती है? वो ब्लड को सक करती है, ठीक है। लेकिन जो मेल एनोफ्लीज मस्किटो होते हैं ना, और वो एनोफ्लीज जो है वो मलेरिया भी कॉज करती है, फीमेल एनोफ्लीज। लेकिन जो मेल एनोफ्लीज मस्किटो है ये क्या करता है? क्या ये ब्लड ऑफ मैन पे सर्वाइव करता है? नहीं, उस पर तो फीमेल एनोफ्लीज सर्वाइव करती है। ब्लड ऑफ क्यूलेक्स नो। नेक्टर ऑफ फ्लावर, ब्लड ऑफ लीच। जो मेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है ये नेक्टर ऑफ फ्लावर पर सर्वाइव करता है, ठीक है। ये अपना जितना भी वहाँ से अपना जो इसका खाना है ये कहाँ से लेता है? किससे लेता है? नेक्टर ऑफ फ्लावर से। तो मेल एनोफ्लीज मॉस्किटो फीड्स ऑन नेक्टर ऑफ फ्लावर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीवर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि लीवर किसकी प्रोडक्शन करता है, ठीक है। किसकी प्रोडक्शन करता है और वो एक फंक्शन है हमारे लीवर का। देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि हमारी बॉडी में क्या होता है? प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है। हम प्रोटीन्स लेते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमाइनो एसिड्स में। यानी कि जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनको कन्वर्ट करना होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, जो लेफ्ट ओवर अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं यूटिलाइज कर पाती है, वो क्या होते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अमोनिया हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए उसको हमें क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है। तो लीवर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लीवर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है जो अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में, ठीक है। तो यूरिया को तो लीवर का फंक्शन क्या है? कौन अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है? लीवर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर ये यूरिया हमारे यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन है लीवर का?
यूरिया प्रोड्यूस करना किसका फंक्शन है, लीवर का है। क्यों? क्योंकि हमने प्रोटीन्स लिए, प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं हमारी बॉडी को यूटिलाइज नहीं कर पाती है, उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो उसको जो लेफ्ट ओवर अमाइनो एसिड्स होते हैं उससे क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। अब अमोनिया हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो अमोनिया को क्या होता है, अमोनिया को कन्वर्ट करने के लिए लीवर क्या करता है, कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जब वो यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं तो ये यूरिया जो है फिर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीवर, तो लीवर क्या प्रोड्यूस कर रही है, यूरिया। क्लियर? Which one of the following is not a digestive enzyme in human system? अब यहाँ पर हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। देखो ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ये सारे क्या है, हमारे एंजाइम हैं। लेकिन गैस्ट्रिन जो है ये हमारा क्या है, हार्मोन है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। ठीक है। A man suffering from diabetes mellitus drinks water more frequently as he has to eliminate extra। देखो एक पर्सन जो डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको हम कॉमनली डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहा है। क्यों पी रहा है? क्योंकि उसको अपनी बॉडी से क्या एलिमिनेट करना है, उसको अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा ग्लूकोज एलिमिनेट करना है। देखो क्या होता है कि जो जब डायबिटीज़ मेलिटस किसी को हो जाती है तो हमारी बॉडी में एक्सेस क्वांटिटी में ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हमारी किडनी वो एक्सेस ग्लूकोज को नहीं कंटेन कर पाती है तो उसको वो क्या करना पड़ता है, उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब एक्सेस ग्लूकोज बनने शुरू हो जाता है तो किडनी उसको कीप नहीं कर पाती, उसको नहीं रख पाती है। सो वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उसको यूरिन आता है, तो उसमें वो क्या करता है, ग्लूकोज जो होता है वो उसकी बॉडी से एलिमिनेट होता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, देखो जो इंसुलिन है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, इंसुलिन जो है एफ बेंटिंग ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इनका नाम था फ्रेडरिक क्रीक बेंटिंग। इनको ये कैनेडियन मेडिकल साइंटिस्ट थे। 1923 में इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, तो इंसुलिन किसने डिस्कवर किया, एफ बेंटिंग ने किया है। 1923 में इनको मेडिकल साइंस में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। अब यहाँ पे हमें पूछा गया कि विटामिन ई का गुड सोर्स कौन सा है। सबसे ज्यादा विटामिन ई हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या नाम है इसका, टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल हमें कहाँ से मिलता है, फ्रेश वेजिटेबल से हमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में क्या मिलता है, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड। किसी भी एनिमल फूड में ये विटामिन नहीं मिलता है। क्या वो विटामिन बी है, सी है, डी है या के है। विटामिन बी का नाम क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद डिफरेंट विटामिन है, उनके डिफरेंट नेम्स हैं। विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल एंड विटामिन के इज फाइलोक्विनोन। तो ऐसा कौन सा इसमें से विटामिन है जो हमें एनिमल फूड में नहीं मिलता है, वो है विटामिन सी। ठीक है, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमें किस में से मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में से मिलता है, किसी एनिमल फूड में से नहीं मिलता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, विटामिन सी। आज के लिए इतना काफ़ी है, लेक्चर आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया। सो थैंक यू, टेक केयर, टिल देन बाय बाय। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट MCQs के साथ। ठीक है, ओके।